मेरा नाम है मृणाल कुटेरी। नीट यूजी 2021 में मैं जॉइंट AIR-1 था। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मतलब अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी पे लुक बैक अपॉन करता हूँ तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन थोड़ा सा एक झटका खा गया। तो इट इज़ अनअवॉइडेबल दैट यू विल मेक मिस्टेक्स अलॉन्ग द वे। किसी की भी जर्नी परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जितना आप उसको अवॉइड कर सकते हो, जितना प्रोएक्टिवली आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, आपकी जर्नी उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसमें माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन सम ऑफ माई इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में बात करूँगा अबाउट सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन नीट प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने स्टूडेंट से सुना है, स्किपिंग टेस्ट। तो स्किपिंग टेस्ट लोगों के पास इसका जस्टिफिकेशन होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, या इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा था, या उसमें उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस मैं पढ़ नहीं पाया था, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टेस्ट एंड स्कोरिंग वेरी लो मैंने सोचा स्किप कर लेते हैं एंड बाद में लिख लेते हैं। बट बात ये होती है कि अगर आप एक टेस्ट स्किप करते हो तो 80% चांस है कि आप उस टेस्ट के लिए टेस्ट लिखने के लिए वापस नहीं आने वाले, क्योंकि आगे जाके आपका टेस्ट शेड्यूल और ही इंटेंस होता जाएगा। इट्स गोइंग टू गेट इवन मोर हेक्टिक, इट्स गोइंग टू गेट मोर स्ट्रेसफुल फॉर यू, एंड उन टेस्ट के साथ एक और टेस्ट लिखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, वेरी ही आई मीन इट्स नियर इम्पॉसिबल इन माई एक्सपीरियंस। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लिखो। अगर आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो उसके मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बट टेस्ट लिखने से आपको उसके और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो आप अवेल कर सकते हो, दैट यू वुड मिस आउट ऑन इफ़ यू स्किप द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट विल टीच यू टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन अ प्रेशर सिचुएशन। ये सब चीज़ें ना सिर्फ वर्कबुक में क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं मिलती। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट में अच्छा करने के लिए, दे आर क्रूशियल स्किल्स। बट अगर आप टेस्ट नहीं लिखोगे तो आप ये स्किल्स नहीं डेवलप कर पाओगे। एंड ऐसे इन अ सिचुएशन वेर यू आर नॉट, वेर अ क्वेश्चन सीम्स अ लिटिल फॉरेन टू यू, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे है, ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे तो वो देख के अगर आपका मतलब संतुलन बिगड़ गया एंड यू गेट स्ट्रेस्ड, यू रीच, आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है, फिर आपका पेपर हो गया गड़बड़। यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर एज वेल एज यू कैन एंड यू वोंट बी एबल टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल। तो नेवर एवर स्किप टेस्ट। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है टेस्ट के लिए, कोई बात नहीं, लिखो, मिस्टेक्स देखो, उससे सीखो एंड मूव ऑन। डिले इन रीडिंग NCERT, ये एक चीज़ है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जब मैं 11th में था मैंने ज़्यादातर तैयारी मॉड्यूल से ही की थी, एंड इसकी वजह से 11th में जो टेस्ट लिखे थे मैंने, मतलब सब्जेक्टिव वाले टेस्ट, उसमें मैंने अच्छा नहीं किया था। एंड जब भी कोई मॉक टेस्ट NCERT बेस्ड हो जाता था, एंड एज यू ऑल नो नीट इज़ बेस्ड ऑन NCERT ओनली, तो जब भी कोई टेस्ट बहुत ही NCERT इंटेंसिव हो जाता था मेरे मार्क्स उसमें घट जाते थे। एंड दिस इज़ अ रियलाइजेशन आई हैड आफ्टर आई थिंक 6 to 7 months बिफोर नीट, विच फॉर मतलब इन माई ओपिनियन इज़ अ लिटिल टू लेट टू हैव दैट रियलाइजेशन। मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग में आप जब चैप्टर सिखाया जा रहा है, आप ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट मॉड्यूल एंड आप अगर आपके कोई ऑनलाइन लेक्चर्स, क्लास नोट्स जो भी है, उसको ही ज़्यादा टाइम दें, लेकिन उसके साथ ही साथ NCERT पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंड में छोड़ दोगे तो NCERT में जो गोल्डन पॉइंट्स होती है जिस पे क्वेश्चंस हर साल या मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनते हैं, वो आप मिस आउट कर जाओगे, एंड दोज आर द थिंग्स दैट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर रैंक। तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में भले ही आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी मॉड्यूल स्पेसिफिक हो, उसके साथ साथ NCERT के साथ भी टच में रहना है। स्किपिंग NCERT फिज़िक्स, बहुत लोग, ये एक चीज़ मैंने मतलब स्टूडेंट्स मेरे से कहते थे एंड मेरे को कभी समझ नहीं आया,
जब मैं कहता था कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, वो पूछते थे कि फिज़िक्स भी पढ़नी चाहिए। जब मैं व्हेन आई से दैट एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम सेइंग दैट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नो एक्सेप्शंस। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी आपकी बहुत ही ज़्यादा थरो एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फ़िज़िक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, एंड बहुत सारे थियोरी पॉइंट्स हैं। फिज़िक्स में भी थियोरी क्वेश्चंस आते हैं, 50 में से 10-15 क्वेश्चन थियोरी हो सकते हैं, एंड अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उन थियोरी क्वेश्चंस में मार खा जाओगे, एंड आपका जो स्कोर है, रैंक है, बहुत ही ज़्यादा इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग योर ट्रू एबिलिटी। तो फॉर योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके लिए आप जितना भी मॉड्यूल से करो, बाहर से करो, जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करो, दैट इज़ ग्रेट, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, विच आई विल से आगे। बट उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी फिज़िक्स करना इज़ ऑल्सो अ मस्ट। ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी, लोग पूछते हैं कि टाइम कितना देना चाहिए, एंड वो बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं अपने आप के लिए कि मतलब दिन भर पढ़ाई करेंगे, इसमें कुछ ब्रेक्स, ह्यूमन इनएफिशिएंसी एंड मतलब नॉर्मल थिंग्स यू नो लाइक सोशल लाइफ एक्सेट्रा, उसके लिए जगह नहीं बनाते। तो उसके बाद उनका जो टाइम टेबल स्केड्यूल होता है वो मार खा जाता है, एंड उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो एक दिन बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद बर्नआउट हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। ऐसे स्टार्ट स्टॉप सा चलेगा। इससे बेहतर, इससे मच बेटर ये है कि आप एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिसमें आप अपनी मतलब खुद के लिए ब्रेक टाइम इंक्लूड कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ के लिए थोड़ा टाइम इंक्लूड कर रहे हो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। ऐसे एक स्केड्यूल बनाओ जो आप हर दिन कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करना इज़ बेहतर देन हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करना। तो ऐसा ही होता है, जो भी आपका स्केड्यूल है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट इज़ टू ड्रेनिंग एंड इट इज़ टू टायरिंग एंड स्ट्रेसफुल फॉर यू, तो अपने स्केड्यूल को थोड़ा और आसान बनाओ ताकि उससे कंप्लायंस बढ़ जाए, आप उस स्केड्यूल को और आसानी से एंड और रेगुलरिटी से फॉलो कर पाओ, एंड उससे देखना आपके रिजल्ट्स कितने इम्प्रूव होते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग योर स्कोप ऑफ लर्निंग स्ट्रिक्टली टू एनसीईआरटी, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो तब आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यू एट दैट स्टेज इट्स अ लिटिल टू लेट टू गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी। बट जब एग्ज़ाम के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल है, एट दैट पॉइंट जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स जो आगे जाके बहुत जगह यूज़ होते हैं, लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लॉज ऑफ मोशन, दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स। ऐसे काफ़ी चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन चैप्टर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम के लिए तो आप एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जाओ एंड आप थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लोर करो टॉपिक को। इससे आप नीट से काफ़ी ज़्यादा लेवल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, एंड इससे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटली टाइम मैनेज कर पाओगे, स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे, एंड जो आपने पढ़ा है वो याद कर पाओगे। सो इट्स an improvement in your confidence has effects on so many other aspects which can affect your rank and score. तो इस चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर एग्ज़ाम के लिए टाइम है तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाओ फॉर एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस और से ज़रूरत नहीं, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा जाओ। बट जब एग्ज़ाम पास आ रहा है, सिर्फ 6-7-8 महीने बचे हैं, एट दैट पॉइंट stick to NCERT, you're going to get maximum rewards from there only। तो इसको थोड़ा मतलब ये सब जो पॉइंट्स मैंने कहा है उसको मन में रख के इसके बारे में सोचना। डिले इन स्टार्टिंग मॉक टेस्ट, बहुत लोग ना मॉक टेस्ट मतलब फुल पोर्शन टेस्ट स्टार्ट करने में काफ़ी डिले कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सिलेबस होने के बाद हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद मॉक टेस्ट लिखना शुरू करेंगे। मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट सिलेबस ख़त्म होने से पहले ही लिख लिया था। जब 12th क्लास सिलेबस ख़त्म होने के लिए 2-3 चैप्टर बचे थे, मैंने एट दैट पॉइंट ही एक फुल पोर्शन टेस्ट लिखा था, एंड ऑब्वियसली मेरे मार्क्स भी खराब ही आए थे उसमें। बट आई हैड रिटन इट टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट
क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं जब एक पेपर फुल पोर्शन होता है, क्योंकि जब पार्ट पोर्शन टेस्ट लिखते हो एक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चंस आते हैं. सो वो क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, मतलब द क्वेश्चन विल बी ऑफ अ डिफरेंट डेप्थ एंड डिफिकल्टी एज कम्पेयर टू अ फुल पोर्शन टेस्ट वेयर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं. तो ये डिफरेंस समझने के लिए मैंने काफ़ी जल्दी मॉक टेस्ट लिखना शुरू किया था. एंड देन जब पोर्शन ख़त्म हो गया था क्लास में, मैंने उसके इमीडिएटली बाद मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दिया था. नॉट वेरी रेगुलरली, लाइक वंस इन 2 weeks 3 weeks, बट आई वॉज राइटिंग विद दैट कंसिस्टेंसी. वंस एवरी 2 weeks तो मैं लिख रहा था. एंड उसके बाद एंड इसके साथ साथ मेरी रिविज़न चल रही थी, रिविज़न टेस्ट चल रही थी, वो छोटी छोटी पोर्शन वाली. बट इन सब के साथ आई वॉज राइटिंग मॉक टेस्ट एज वेल. एंड मेरे स्कोर्स कम थे लेकिन मेरे स्कोर्स बढ़ रहे थे, इम्प्रूव हो रहा था. एंड वॉज दिस प्रोग्रेस दैट आई वॉज वर्किंग फॉर. स्लोली जैसे मेरी रिविज़न चलती गई, माई मॉक टेस्ट स्कोर स्टार्टेड इम्प्रूविंग. एंड देन टूवर्ड्स द एंड I was writing mock tests regularly, once a day, sometimes 2 in a day, very rarely, depends on if I didn't have any other work for the day. But once a day तो मैं regularly लिख रहा था for the last 2 months of my NEET preparation. So I was writing tests regularly and I was observing that my scores had improved from when I started, and I was now scoring consistently good marks towards the end of my preparation journey. एंड दैट वॉज बिकॉज बाई दिस पॉइंट मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था मॉक टेस्ट लिखते लिखते. वो कंफर्ट एंड सिक्योरिटी जब आती है इन योर ओन एबिलिटी टू रिकॉल व्हाट यू स्टडीड एंड राइट मॉक टेस्ट, तब आप देखना कि आपके स्कोर में कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है. क्योंकि देखो मॉक टेस्ट के लिए तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले. यू विल ओनली बी एबल टू रिवाइज एट द मोस्ट अ फ्यू वॉलेटाइल टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं एंड आप भूलते जाते हो, इतना ही रिवाइज कर पाओगे. तो मॉक टेस्ट यू विल हैव टू ऑलवेज राइट विदाउट अ कंप्लीट रिविजन बिफोर द एग्ज़ाम. तो जैसे जैसे आपका रिविजन चलता जा रहा है उसके साथ ही साथ आप साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट लिखते जाओ ताकि यू कैन इम्प्रूव योर मैनेजमेंट skills and you get less stressed when you think about mock test. More mock tests you write, the less stressed you'll be for the final day of the exam, क्योंकि आप उतना ही ज़्यादा prepared होते हो. So that's it from my side. Thank you so much. These were a few mistakes that I thought are quite common based on my personal experience and based on my interaction with students. I hope this was a helpful video and this can help you in your preparation journey. Thank you so much. Good luck.